Hello students, today we are going to start a new chapter that is pollution. हालांकि मैं लास्ट टाइम pollution chapter को ऐसे ही रखती हूँ कि भाई तुम लोग खुद से पढ़ो हुए चैप्टर, क्योंकि environment related है और बहुत ज़्यादा इसमें मेरा कुछ समझाने वाला नहीं है, बट स्टिल मैं कुछ टॉपिक्स इसमें कवर कर दूँगी, बट आई विल रिकमेंड कि आप लोग ये चैप्टर खुद से पढ़ें, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ द पॉल्यूशन होता क्या है। जब हम इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन की बात करते हैं तो मतलब ऐसा चेंज जो इन्वायरमेंटल की कंडीशन जो नॉर्मल हो रही है उसमें कुछ अल्टरेशन हो गया, एंड दैट अल्टरेशन इज़ नॉट अ गुड अल्टरेशन, बट इससे कुछ ना कुछ नेगेटिव चेंजेस ही आ रहे हैं इन्वायरमेंट में। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्चुअली बहुत टाइप्स के होते हैं। लाइक हम एयर पॉल्यूशन को लेते हैं जब एयर में डिज़ायरेबल चेंजेस डिज़ायरेबल चेंजेस ही अनडिज़ायरेबल चेंजेस आ जा रहे हैं एयर में, तो उसको एयर पॉल्यूशन बोल देते हैं। वाटर में आते हैं तो वाटर पॉल्यूशन। अगर हॉट वाटर सडनली फ्लो कर गया है उससे पॉल्यूशन हो रहा है तो थर्मल पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हो रहा है तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन, बहुत टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं। So actually there are two scientific committees. Those scientific committees, the one was Environmental Pollution Panel, which was developed in 1965. This was developed in 1965 by USA, and this is the National Research Council Committee on Pollution. तो दोनों ने ही actually pollution की definition इसमें बताई है as an undesirable alteration in the physical or the chemical characteristics of the environment. मतलब इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल चेंजेस हो जाएं जो कि दैट इज़ एक्चुअली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है। तो ऐसे चेंजेस को डिफाइन किया है एज अ पॉल्यूशन बाय इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पैनल एंड नेशनल रिसर्च काउंसिल कमिटी ऑन पॉल्यूशन। सो अब हम देखते हैं पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और पॉल्यूटर्स क्या होते हैं। देखने में लगता है कि दोनों कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। पॉल्यूटेंट्स क्या है, या ऐसा कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस, चाहे तुम ऑर्गेनिक ले लें इनऑर्गेनिक ले लें, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है तो वो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। लेकिन पॉल्यूटर्स क्या है, किस चीज़ से आखिर ये सारी चीज़ें निकल रही है, बात समझ में आ रही है। ये तो डायरेक्टली हम बोल दें कि किसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, बट किस चीज़ की वजह से, किस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, किस चीज़ की वजह से ये सारे केमिकल्स जो है या कंपाउंड्स जो है, सब्सटेंस जो है इन्वायरमेंट पे रिलीज़ हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटर्स। लाइक हम बोलिए चिमनी से काफ़ी सारी गैसेज वगैरह रिलीज होती हैं, तो चिमनी हो गया। ह्यूमन बीइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, या इससे कह सकते हैं द मेन सोर्स ऑफ द मेन पॉल्यूटर्स, क्योंकि जब हम फॉरेस्ट जला देते हैं, जब हम बहुत सारे वेस्ट को पानी में फेंक देते हैं, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद ही तो पॉल्यूशन का कॉज है, तो हम लोग को भी एक मेन पॉल्यूटर कहा जाता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो टाइप्स बेसिकली दो टाइप्स की हैं। एक बायोडिग्रेडेबल, जो कि आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिग्रेड हो जाए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको ब्रेक डाउन कर सके into simple compounds which are easy accessible by the environment, जो environment में आसानी से ख़त्म हो जाए। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये डिग्रेड नहीं हो सकता, लाइक प्लास्टिक। हम लोग प्लास्टिक को बोलते हैं ना कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये इन्वायरमेंट में रह जाता है, खुद से ख़त्म नहीं होता है, खुद से डिग्रेड नहीं होता है, तो एक्चुअली क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आ जाएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आ जाएगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली कॉज कर रहे हैं, लाइक मैं बोल दिया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डायरेक्टली पॉल्यूशन को कॉज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये CO सपोज हाइड्रोजन के साथ या किसी और कंपाउंड के साथ मिक्स करके कुछ नई ऐसी चीज़ बना दे जो कि पॉल्यूशन कॉज करे, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये N2 और O2 से मिलकर के बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये मिक्सचर के बाद, यानी कुछ फॉर्म करने के बाद ही एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करता है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिल करके ही बनता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ द पॉल्यूशन, सो वी विल स्टार्ट विद द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली कॉज कर रहे हैं, लाइक मैं बोल दिया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डायरेक्टली पॉल्यूशन को कॉज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये CO सपोज हाइड्रोजन के साथ या किसी और कंपाउंड के साथ मिक्स करके कुछ नई ऐसी चीज़ बना दे जो कि पॉल्यूशन कॉज करे, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, लाइक नाइट्रोजन
सो वी विल स्टार्ट विद द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन सबको पता है क्या होता है। एयर पॉल्यूशन एयर की क्वालिटी को अगर हम डिटेरियोरेट कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर पॉल्यूटिंग द एयर। अगर हम कॉजेज़ की बात करें, फटाफट हम कॉजेज़ देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन का कॉज है तो मार्क करके चलेगा कोई सही से। कमिंग ऑन टू द कॉजेज़, फर्स्ट इज कंबशन। जब हम कुछ जलाते हैं तो वो एयर में जाता है, एयर को डिग्रेड कर देता है, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। इंडस्ट्री बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करती है एयर में, एनवायरनमेंट में। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड यूज़ करने से भी एयर पॉल्यूशन होता है कॉज, ठीक है। क्योंकि क्या नाम है, एयर पेस्टिसाइड बेसिकली किया क्या जाता है, उसको स्प्रे किया जाता है ना। जब स्प्रे करते हैं तो एयर में भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। इसके अलावा एसपीएम यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो मैटर है, यानी ऐसा फाइन सब्सटेंसेस, ऐसा डस्ट पार्टिकल जिसका साइज 0.1 से लेकर के 1 माइक्रोन तक का हो, यानी बहुत कम हो, जो कि क्या नाम है, ये इतना ज़्यादा इसका साइज़ कम होता है कि हम अगर ये एयर में रिलीज़ हो जाए और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आ जाए तो भी ये डिजीज़ कॉज कर देता है। उसके अलावा हो गया हाइड्रोकार्बन्स हो गए भाई, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी कोई ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एयर में रिलीज हो जाए तो वो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है। अब इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन की हम बात करें, ये इफेक्ट्स इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके इफेक्ट्स को देखें, डिजीज़ तो कॉज करता ही करता है, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करता है। इसके अलावा एसिड रेन, सबको पता है एसिड रेन, ये गैसेस जो है वो इन्वायरमेंट पे रिलीज होती है और बारिश आती है उसमें भी कुछ रहता है, दोनों मिक्स कर जाते हैं। एसिड जो रेन होती है वो उसमें एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज़ एक्चुअली हार्मफुल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग ही क्या, किसी भी एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बात करो या जानवरों की बात करो, उनके लिए भी ये हार्मफुल रहता है। इसके अलावा हो गया ओजोन होल पता है ना, एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, दिस लेयर इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ O3, बट हम इतनी ज़्यादा गैसेस रिलीज कर देते हैं कि यूवी ये क्या नाम है, ये जो लेयर है इसमें थिनिंग हो जाती है और फाइनली जगह पे क्या होता है, ओजोन कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में, तो ये आराम से यूवी लाइट अंदर आ जाती है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर में होता है। तो जो थिनिंग है ओजोन का, जो कि ओजोन ख़त्म होते जा रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते जा रहा है, सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द ओजोन होल। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट, सबको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आई डोंट थिंक मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सबको पता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आइस जो है, ग्लेशियर्स में आइस जो है वो सब मेल्ट हो जाती हैं, सी का लेवल, रिवर का लेवल, वाटर का लेवल ये इंक्रीज हो जाता है। दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, भाई इतने हमने देख लिया कि भाई इतना हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है, तो कंट्रोल मेजर्स भी इसका देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से ये कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल मेजर्स देखने आए तो सबसे पहले यही चीज़ भैया, फैक्ट्रीज वगैरह जो सबसे ज़्यादा गैसेस एयर में रिलीज़ करती है उसको रेजिडेंशियल एरिया से, यानी घर जहाँ पे लोग रह रहे हैं उससे थोड़ा डिस्टेंस पे रखा जाए, और जो फैक्ट्रीज है ना उसमें टॉल चिमनीज इंस्टॉल की जाए। जो चिमनी क्या काम करेगी, एयर को बाहर रिलीज, इन्वायरमेंट में रिलीज़ होने से पहले ये एयर को थोड़ा सा प्यूरीफाई तो कर ही दे कि जितना ये हार्मफुल गैस रिलीज़ कर रहा है उतना ना करे, थोड़ा सा उससे कम कर दे, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और ऑटोमोबाइल्स जो हम रोज़ अपनी 4 व्हीलर, आज का सब पैसा सबके पास है भाई, सबके पास 4 व्हीलर है,
भाई एक को जाना है, पूरी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के चले जाते हैं। उससे होता है क्या, ऑटोमोबाइल्स इतने गैसेस रिलीज करती है जो कि वो भी एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज है। ट्री कटिंग, ये भी बात सही है। कन्वेंशनल मेथड, यानी जो ये तुम लोग जानते होगे कि गाँव में सब क्या ये गोबर गैस करके ये उपला शायद उसको बोलते हैं, उसको जला करके उसको यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ हीट का सोर्स की तरह उसको यूज़ करते हैं। तो वो मेथड भी क्या करता है, ये एक्चुअली बहुत गैसेस रिलीज़ करता है, दैट इज़ मीथेन गैस रिलीज़ करता है, जो कि एक्चुअली हार्मफुल है। प्लस हम एफॉरेस्टेशन को फेवर करें, यानी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि जो भी गैसेस हम रिलीज़ कर रहे हैं उसी के इक्विवेलेंट ऑक्सीजन भी हमारा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहे। ओके, बर्निंग को कम से कम किया जाए, और ये काउडंस है इस सबको ओपन एरिया में ना छोड़ा जाए, क्योंकि ओपन एरिया में जाएगा तो भाई ये मीथेन गैस को रिलीज़ करेगा, जो कि एक्चुअली हार्मफुल है। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द वाटर पॉल्यूशन। मैं एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन ही थोड़ा बताऊंगी, बाकी नॉइस पॉल्यूशन ये सब तुम लोग एक बार पढ़ के खुद से देखना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है सिलेबस में। अगर उसमें कोई डाउट आती है तब तुम लोग मुझे बताना। तो मैं तुम लोग को कुछ कुछ टॉपिक्स दे दूँगी आज, जो कि तुम लोग कर लेना। वाटर पॉल्यूशन में जब हम बात करते हैं तो वाटर्स में हम कुछ भी अनवांटेड सब्सटेंस हम वाटर में थ्रो कर देते हैं, तो वो वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। तो एक्चुअली जब हम वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक टर्म आता है, दैट इज़ BOD। ठीक है, BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है। क्या चीज़ ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है? वाटर। हमने कहा वाटर जो है, ये सपोज ये वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, यानी बहुत ख़राब है, ठीक है, बहुत ख़राब है। तो इसको साफ करने के लिए, यानी माइक्रोब से अगर हम इसको साफ करना चाहें, माइक्रोब्स अगर इसको यूटिलाइज करना चाहें, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा। जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा। तो जब BOD वैल्यू वाटर की ज़्यादा होती, दैट मीन्स द वाटर इज़ पॉल्यूटेड। जब साफ रहेगा, उसमें मेहनत कम रहेगी, तो उसका मतलब होता है कि वाटर इज़ हैविंग लो BOD वैल्यू। BOD को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ अमाउंट ऑफ द वाटर, amount of oxygen that is needed by the microbes to completely oxidize this water, यानी वाटर को completely oxidize कर सके। इसके अलावा causes of water pollution की अगर हम बात करें, causes of water pollution की अगर हम बात करें तो इसमें डोमेस्टिक वेस्ट आ जाता है। घर से कोई भी अगर हम वेस्ट वाटर में डाल दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो होता ही होता है, जो इंडस्ट्री से ज़्यादा रिलीज हो जाता है। एग्रीकल्चर वेस्ट एंड पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर से कोई वेस्ट अगर निकल रहा है, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा सीवेज बहुत खराब है ब्लैक, सीवेज। तो कुछ कॉजेज़ हैं वाटर पॉल्यूशन के। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आपको पता है, अगर वाटर पॉल्यूटेंट रहा तो एक्वाटिक लाइफ, तो गई एक्वाटिक लाइफ पे सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट आएगा। पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो लाइफ साइकिल है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लस इट लीड्स टू द यूट्रोफिकेशन, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ द केमिकल्स इन द वाटर, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा वाटर, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से सर्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसमें होने से ये डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, एल्गी की ग्रोथ, फंगाई की ग्रोथ, ये सब ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। प्लस बायोमैग्निफिकेशन होने लगेगा। अब ये बायोमैग्निफिकेशन क्या है, कि कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि वो हार्मफुल है अब। तो उसको कहते हैं, जैसे कि अगर हम बोलें कि मिनीमाटा डिजीज़ की अगर हम एग्जांपल लें, मिनीमाटा डिजीज़, तो मिनीमाटा डिजीज़ मेनली जापान में पाया जाता है। तो उसमें होता है क्या है कि वाटर में मर्करी का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो फिशेस को अगर हम एक्यूमुलेट करेंगे वहाँ पे, तो फिशेस को एक्यूमुलेट खाने की वजह से हमें मिनीमाटा डिजीज़ हो जाएगा, जो कि बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ है। ये इसका बहुत ही नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट है। अब वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने
कि क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या हम कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ट्रीटमेंट, सबसे पहले वाटर में रिलीज होने से पहले सबसे पहले उसको चेक करना चाहिए, उसको प्रॉपरली फिल्टर करना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल ना रहे। अगर ऐसा इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल अगर नहीं है या तो ट्रीट किया जा सके, और अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो उसको ऐसी जगह पे ना डिस्पोज करें जहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं, ऐसी जगह पे डिस्पोज करें जहाँ पे ह्यूमन लाइफ, ये क्या नाम है, एनिमल्स लाइफ, ये सब कम से कम हो ताकि ये लाइफ साइकिल को इफेक्ट ना करे। ओके, हॉट वाटर ये सब डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अरे बहुत सारे, तुम लोग इसको रीड करना, और फालतू की चीज़ दी हुई है। आई डोंट लाइक टू एक्सप्लेन दिस कि भाई बाथिंग वाटर जो है वहाँ पे ना फ्लो हो, ये सब चीज़ें बहुत तुम लोग रीड करना एक बार। और इसके अलावा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ था वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी डेवलप करना चाहिए ताकि जो वाटर है उसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा सके, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मैंने डिस्कस किया, लेकिन तुम लोग सॉइल पॉल्यूशन खुद से पढ़ोगे, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन थोड़ा सा पढ़ लेना, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तुम लोग क्या क्या जानते हो, मुझे कम से कम ये 2 पेज में लिख करके तुम लोग मुझे मैसेज करोगे। ओके, तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिख करके मुझे मैसेज करना। अभी पॉल्यूशन चैप्टर में आई डोंट थिंक तुम लोग कोई डाउट होगा। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस चैप्टर। अगर तुम लोग को लग रहा है इस चैप्टर में कुछ और एक्सप्लेन करना है तो मुझे एक बार मैसेज करके बता देना, मैं डिस्कस कर लूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।